जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सिविक्स से है। सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। बिहार बोर्ड में यही जो चैप्टर है, बिहार बोर्ड में यह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के नाम से है और दोनों में सेम चीज़ ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड की बुक हो, दोनों में हमें सेम चीज़ ही पढ़ना होता है। और वर्तमान समय में जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो अब एनसीईआरटी पर सब बेस्ड होता जा रहा है। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो सेशन है हमारा बहुत लाभदायक होगा और इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 11-12 के बच्चे हैं वो भी इस सेशन को जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही लाभ करेगा। ओके, ये बहुत ही लाभदायी है आपके लिए। बस ध्यान से आपको एक छोटा सा सेशन रहता है, एमसीक्यू के थ्रू हम प्रयास करते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एलेबोरेट करें, चीज़ों को हम बेस्ट एक्सप्लेन करें ताकि आपकी समझ और समझने की जो क्षमता है वो और बेहतर हो सके। तो हम लोग इसी के साथ इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप लोग जितना आप लोग है ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें वीडियो को और इसमें और क्या क्या सुधार करना है या और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अलग हो जाता है। हमारा ऑफलाइन जो क्लास है वो एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, रोड नंबर 3, अशोक नगर, कंकड़बाग में चलता है। यदि कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन के थ्रू तो वो आप रोड नंबर 3 अशोक नगर में आ सकते हैं। बाकी हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन आप जुड़ करके हम लोग इस माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से ना जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके लिए जो भी मदद कर पाएँ, जो भी हेल्प होता है, इस ये तो बहुत बड़ा बात नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि हमसे हेल्प हो पाता है, आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा सेशन। ओके, तो आज हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक। तो पहला जो क्वेश्चन है कर विच कंट्री इज यूज्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग इन द चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर शेयरिंग है क्या, सत्ता की साझेदारी क्या है। देखिए, सत्ता यानी पावर, किसी भी देश को चलाने के लिए अलग अलग तरह की रूलिंग सिस्टम होते हैं, यानी अलग अलग तरह की शासन प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे वर्तमान समय में आप देखिएगा कि जितने भी कंट्री हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, वहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है। लगभग आज पूरे विश्व में 100 से अधिक देश हैं जहाँ यह व्यवस्था है और यह सबसे बेहतरीन और लोगों के द्वारा बनाया गया ये शासन प्रणाली है। कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आम आदमी हैं वो अपने आज स्वतंत्रता, अपने को बेहतर विकसित करने के लिए ये व्यवस्था उनके लिए। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है अन्य रूलिंग सिस्टम से कैसे बेहतर है। इसमें लोगों को अपना अधिकार दिया गया है, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, आने जाने की आज़ादी है, जीवन जीने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार दिए गए जो भी एक मानव के अधिकार होते हैं जो नेचर ने हमें दिया है। उसके साथ और भी बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो इस तरह से, जबकि डेमोक्रेटिक के अलावा हम देखें नॉन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है आप उसमें देखिएगा, जैसे मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र में तो राजा ही सब चीज करता था, राजा के पास ही हर पावर होता था। राजा बोल दे दिन तो दिन और राजा बोल दे तो रात, यानी राजा ही नियम है। एक, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हम आपको बताए थे कि लुई 14वां कहा करता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यानी जो राजा ने कह दिया वही विधि है, वही कानून है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में ये सिर्फ बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी में, सत्ता में साझेदारी है सभी का। यदि जो लोग रह इसमें, यदि सभी लोगों का, हर वर्ग के, हर जाति के, हर भाषा के लोगों के, हर, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रंग का तो कोई ज्यादा मायने नहीं होता, लेकिन विदेशों में, दूसरे देशों में रंग भी आता है, काला और गोरों का। इस
जो विविधता है हमारे समाज का, उन सभी को यदि हम शामिल कर ले, विविधताओं को शामिल करें सत्ता में, सभी को अपना अपना अधिकार दिया जाए और पावर में सत्ता में शामिल किया जाए, तो एक बेहतर शासन प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है और अच्छा उदाहरण सेट किया जा सकता है। जैसे कि इस बुक में आपको अलग अलग जगह के बारे में उदाहरण देखने को मिलेगा, जैसे बेल्जियम, श्रीलंका। ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एक पावर शेयरिंग को अपनाया, तो वो बेहतर हो गए और उनका देश बेहतर डेवलप किया। जबकि दूसरा जो थे श्रीलंका, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को इग्नोर किया और आखिरकार वहाँ गृह युद्ध, बहुत सारे आप देखिएगा सिविल वार देखने को मिलता है और लंबे समय तक वो है ना, अपने विकास से पीछे रह गया। तो इस तरह से हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं सत्ता की साझेदारी का। ये पहला जो क्वेश्चन है, इस अध्याय में सत्ता की साझेदारी का पहला उदाहरण किस देश का दिया गया? तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें बेल्जियम और किसके बारे में देखने को मिलता है? श्रीलंका के बारे में। जिसका सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? बी, बेल्जियम। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी? तो ब्रुसेल्स आपको पता होगा कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, आगे कर रहा है, बेल्जियम का बहुसंख्यक समुदाय कौन सी भाषा बोलता था? तो वहाँ की जो भाषा है वो कौन बोलता था? वो डच थे। ठीक है, आपको पता होगा 59% जो है वहाँ कौन थे? डच थे। यहाँ करीब करीब बेल्जियम में 3 समुदाय के लोग थे, एक फ्रेंच, डच और जर्मन। ये तीनों लोग थे, लेकिन इनकी संख्या का अनुपात अलग अलग था। और कुछ जैसे डच जो हैं पूरे बेल्जियम में भी बहुसंख्यक थे, ये इनकी कम्युनिटी मेजोरिटी में थी। तो फ्रेंच जो है वो ब्रुसेल्स में, है ना, वहाँ की जो कैपिटल है उसका, वहाँ पर वो क्या थे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से जर्मन, फ्रेंच और डच, ये 3 समुदाय थे, बेल्जियम में रह रहे थे, 3 भाषाओं के लोग बोलने वाले थे और तीनों का अलग अलग, है ना। सबसे कम कौन थे? जर्मन। जर्मन का परसेंटेज क्या था? 1% जर्मन थे। ठीक है, कह रहे श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा था? तो सिंपल सा है कि वहाँ सिंहली भाषा के लोग ज्यादा बोलने वाले थे, यानी बौद्ध धर्म से बिलोंग करने वाले थे, सिंहली। श्रीलंका में सिंहली और तमिल का मुख्य रूप से लड़ाई था और ये दो भाषाओं के लोग आपस में पावर शेयरिंग के लिए लड़े। और एक्चुअली सिंहली लोगों ने क्या किया, आज़ादी के बाद, श्रीलंका आज़ाद कब हो गया? 1948 में। 1948 में आज़ाद होने के बाद वो वहाँ जो तमिल और सिंहली वालों में आपस में झड़प होना शुरू हो गया और वहाँ के जो सिंहली समुदाय के लोग थे, जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अधिकार दिए और शासन प्रशासन में अब अधिकांश में सिंहली चले चले गए, यानी सिंहली का ही दबदबा बढ़ता चला गया। इससे क्या हुआ कि सिंहली वाले ने तमिलों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे अंत में तमिलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम लिट्टे था और इसका जो नेता था उसका नाम था प्रभाकरन। ठीक है, तो इस तरह से प्रभाकरन के नेतृत्व में एक भयंकर गृह युद्ध देखने को मिलता है, भयंकर सिविल वार देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे सिंहलियों को मारा गया और लंबे समय तक श्रीलंका गृह युद्ध की चपेट में रहा। ओके, कह रहा है द सिन्हाला ओनली एक्ट वाज पास्ड। कह रहा सिंहली जो ओनली एक्ट है, यानी केवल सिन्हा, यानी उसने क्या कर दिया? सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है, अब जो है यदि राजभाषा बन जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है, इसके तहत क्या हुआ कि अब वहाँ की जो भाषा है सिंहली, अब सभी जो भी एग्जाम हैं, जो भी बहुत सारे जो भी मतलब काम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हर चीज में सिंहली का यूज होना शुरू हो गया, जिससे तमिल पीछे हो गए। तमिल, क्योंकि तमिल तो सिंहली जान नहीं रहे थे। इसके कारण क्या हुआ, तमिल बिल्कुल अब सत्ता से बाहर हो चुके थे और शोषण का चरम पर बढ़ चुका था, जिसके कारण तमिलों ने विरोध करना शुरू किया। तो ये एक्ट कब पास होता है? 1956 में। कब पास होता है? 1956 में। ओके, नेक्स्ट कर रहा है सत्ता की सरदारी किसकी आत्मा है? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ। तो देखिए, सत्ता की सरदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट इनकरेज पावर शेयरिंग। कह रहा है कौन सा ऐसा, किस शासन व्यवस्था में सत्ता की सरदारी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र होगा? नहीं। संघीय सरकार? नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक व्यक्ति ही पूरे शासन को संभालता है और उसी के अंदर में हर लोग
हर उसकी बात को मानता है तानाशाही, जैसे हिटलर। ठीक है, अगला कर है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पावर शेयरिंग एमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड। कर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता बांटना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कोलिशन। ठीक है, कोलिशन तो नहीं होगा। कोलिशन क्या होता है? जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती, मेजोरिटी में नहीं आती है, तो दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके एक अलायंस बना लेता है ना, और उसके बाद सरकार का गठन करता है ताकि वो अपना मेजोरिटी को प्रूफ कर पाए और सरकार में सरकार बना पाए। ठीक है, तो फेडरलिज्म भी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? फेडरलिज्म के अंतर ही आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक ही है ना, ये सभी जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों सरकार के तीन अंग है ना। सरकार के क्या हो सकते, कितने अंग है? तीन अंग। एक्चुअली जो है विधायिका, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो पावर था पहले राजा में हुआ करता था। जब लोकतंत्र नहीं था, यानी राजतंत्र में, मोनार्की सिस्टम में, ये तीनों जो पावर है किसके पास हुआ करता था? राजा के पास हुआ करता था। लेकिन अब जो है लोकतंत्र में ये तीनों पावर अलग अलग कर दिया गया और ये इक्वल पावर है ना, सभी के पास अपने अपने क्षेत्र में सभी को पूरा है ना बहुत अधिक पावर दिया गया है, मैक्सिमम पावर दिया गया है। लेकिन ये एक दूसरे का क्या है? पैरेलल। इसी को चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अच्छा, एक ये जो है ना, ये जो तीन जो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको देने वाले कौन थे? तो मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का बुक है ना, स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ लॉज में ये दिया गया था, पावर सेपरेशन का थ्योरी है, उसके अनुसार ही ये आगे बढ़ा, लोकतंत्र में आया। ओके, अ, अगला जो है शेयरिंग पावर एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच क्या होता है? जब पावर शेयरिंग किया जाता है, यानी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपर से नीचे, यानी सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और फिर जो लोकल गवर्नमेंट है उसका बात कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो यूनिटरी है, एकात्मक शासन व्यवस्था है? नहीं, ये नहीं होगा। फेडरल है, मिलिट्री है, सैनिक शासन है? तो नहीं। प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल भी नहीं है, राष्ट्रपति शासन भी नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं। तो ये सही आंसर क्या होगा? फेडरल। हमारे यहाँ कैसा है? भारत में कैसा है? फेडरल, संघीय शासन। भारत एक संघ है। इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट कर रहा बेल्जियम अवॉइडेड सिविल वार मेनली बिकॉज। कर रहा है बेल्जियम ने गृह युद्ध से मुख्यतः कैसे बचाव किया? कर रहा है बेल्जियम कैसे गृह युद्ध से? पावर शेयरिंग से, उसने सत्ता का बंटवारा किया, सत्ता का साझेदारी किया, सभी लोगों को अपना अधिकार दिया, सभी लोग को मिलजुल करके सरकार चलाया, तो ये पावर शेयरिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, नंबर 11 का बी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ क्या होगा? कोलंबो। ऐसे अभी श्री जयवर्धने पूरम कोट्टे भी इसका भी राजधानी है। ठीक है, अगला जाफना, एक जो जाफना है वहाँ एक आइलैंड है, एक आप देखिएगा तो वहाँ एक आइलैंड है जाफना, श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट कह विच लैंग्वेज वाज गिवन ऑफिशियल स्टेटस इन श्रीलंका इन 1956। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज आ गया ना, अभी हम इसका चर्चा कर रहे थे कि श्रीलंका में किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था 1956 के बाद। वो है ना ओनली सिन्हाला, या सिन्हाला ओनली एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन सामुदायिक, कर है सामुदायिक सरकार किस देश में है? तो अभी तो आपको है ना बेल्जियम ने ऐसी व्यवस्था अपनाई थी, तो बेल्जियम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम ने क्या किया था? डच, फ्रेंच और जर्मन, तो ये तीनों के अलग अलग लोकल गवर्नमेंट बनाया जिसको सामुदायिक सरकार कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट डील्स विथ, सामुदायिक सरकार किससे संबंधित विषयों पर कार्य करती है? ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट किससे संबंधित? तो डिफेंस तो नहीं, कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन, सही बात है। तो ये क्या होगा? संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर कार्य करती है ना। इनका इसका क्या सब्जेक्ट है? कल्चर को है ना बचाव करना,
भाषा का संरक्षण करना, शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षा को ना, और अपने संस्कृति और भाषा के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना, शिक्षा का प्रसार करना, ये सामुदायिक या कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है। कह रहा है विच इज प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या है ना, क्यों हम आखिरकार सत्ता की साझेदारी करते हैं, किस कारण से करते हैं। तो इसका सबसे बेहतर आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, चलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे भी ऑप्शन देख लो, इंक्रीज इनक्वालिटी, कर रहा है क्या, असमानता बढ़ाना है क्या, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगला, वीकनेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए नहीं, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। क्रिएट्स डिक्टेटरशिप, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, जो विवाद है, जो आपसी जो संघर्ष हो रहा है, उसको क्या करना है, कम करना है। ओके, नेक्स्ट, विच इज अ मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, कर रहा है पावर शेयरिंग के मोरल रीजन क्या है, ठीक है, नैतिक कारण इसका क्या है। तो इसको हम देखते हैं कह रहा है इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहा है यार इसका नैतिक कारण क्या है, क्योंकि ये लोकतंत्र का आत्मा है, डेमोक्रेसी ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहा है इट इंक्रीजेज टैक्स, क्या टैक्स बढ़ाएगा इसलिए है। इट डिलेज डिसीजन, डिसीजन लेट करता है इसलिए है, नहीं। इट सपोर्ट्स मोनार्की, मोनार्की को तो सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ए नंबर, हमारा आंसर क्या होगा सही, ए नंबर। ठीक है, ये क्या करता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का क्या है, स्पिरिट है, आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, इस कारण इसका नैतिक कारण ये है। अगला क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, कह रहा है विच ऑर्गन इंटरप इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा जो अंग है ना, संविधान का कौन सा अंग है जो संविधान की व्याख्या कौन करता है ना, है कि नहीं, संविधान की व्याख्या कौन करेगा। तो आपको पता है कि जुडिशरी क्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। चलिए हम तीनों में हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव का काम क्या है, नियम कानून को का पालन करवाना। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लेजिस्लेचर का काम है नियम कानून को बनाना, और इसका इम्प्लीमेंट करने का काम किससे का है, एक्सिक्यूटिव का। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी यदि कोई व्यक्ति नियम कानून का पालन नहीं करता है तो उसे सजा देना। दूसरा, कोई व्यक्ति यदि नियम कानून को तोड़ता है और किसी के साथ अन्याय करता है तो उस व्यक्ति के साथ न्याय करना, जस्टिस देना किसका काम है, जुडिशरी का। और हमारे संविधान की व्याख्या करना, है ना, भी किसका अधिकार है, तो ये है जुडिशरी का। नेक्स्ट, कह विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन नो पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी। अभी हम चर्चा कर चुके थे, जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी में कौन सी सरकार बनेगी, तो ऐसी स्थिति में ना, सॉरी, ऐसी स्थिति में मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट क्या बनेगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इन बेल्जियम ब्रुसेल्स हैज, करा बेल्जियम में ब्रुसेल्स में किसका विशेष प्रावधान है, ओनली डच स्पीकर्स, बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स, ओनली फ्रेंच स्पीकर्स, या डी ओनली जर्मन स्पीकर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। कह रहा है किसका विशेष प्रावधान है, तो इसमें क्या किया गया था, आपको सत्ता की साझेदारी में आपको बताए थे कि डच वालों ने फ्रेंच को दिया, पूरे देश में है ना, पूरे कंट्रीज में डच और फ्रेंच वालों ने मिलकर के आपस में सरकार बनाई। तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों ने भी, है ना, डच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, ताकि सत्ता की हिस्सेदारी को और मजबूत किया जा सके। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स। ओके, नेक्स्ट, किस नंबर, विच कंट्री फेस्ड एथनिक कन्फ्लिक्ट ड्यू टू मेजर, है ना, मेजिटेरियनिज्म। ठीक है, कर बहुसंख्यकवाद के कारण जातीय संघर्ष किस देश में हुई। ठीक है, कर है बहुत अधिक जो है ना, बहुसंख्यकवाद के कारण ना जातीय संघर्ष, तो अभी हम आपको इसकी चर्चा कर, बेल्जियम में हुआ था, नहीं वो तो पावर शेयरिंग कर चुके थे। इसका सही आंसर क्या होगा, श्रीलंका, क्या होगा, श्रीलंका, इसका सही आंसर होगा श्रीलंका, क्योंकि वहां तमिल और जो सिन्हाला थे, सिंहली थे, वो आपस में लड़ गए थे, और बहुसंख्यक कौन थे, मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हाला वाले, सिंहली वाले। नेक्स्ट, कह रहा है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल, भारत में जनता के, पीपल इन इंडिया, भारत में जनता के सबसे निकट कौन सा शासन स्तर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। तो देखिए, जनता के नजदीक सबसे कम, तो जनता का यानी सबसे नीचे वाला लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि से जुड़ती है, और उसी के बीच का क्या बनाया जाता है, शासन बनाया जाता है, यानी जो मुखिया है, जैसे हमारे गांव में आप देखिएगा मुखिया, सरपंच,
तो ये सब क्या होता है, वार्ड मेंबर, ये सब क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा नजदीक है, जनता के नजदीक है, ठीक है। सी नंबर, स्टेट गवर्नमेंट बाद में आता है, बहुत दूर हो जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो और भी दूर हो जाता है जनता से। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कौन पावर शेयरिंग का यानी सत्ता की सदारी का कौन सा रूप नहीं, एमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्री रूल। तो मिलिट्री रूल में आपको नहीं दिखेगा, मिलिट्री रूल में आपको पावर शेयरिंग नहीं दिखेगा, गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच दिखेगा, यानी सरकार के विभिन्न जो अंग आपको बताएं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और एक है लेजिस्लेटिव, इसके बीच तो आपको दिखेगा। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी दिख रहा है हमको कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है। एमंग पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में करती है। एक पार्टी क्या करती है, अपना सत्ता के सदारी के लिए विभिन्न जाति के लोगों को सरकार में मंत्री बनाएगी, विभिन्न भाषा के लोगों को मंत्री बनाएगी, यदि देश के लेवल का बात है तो विभिन्न मंत्री को, विभिन्न क्षेत्र के, जैसे अभी आप वर्तमान समय में ही कुछ समय पहले जो शिक्षा मंत्री का जो अभी इस्तीफा हुआ, तो अभी बना दिया गया प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के। तो अब साउथ को भी, क्योंकि साउथ में बीजेपी का जो कंट्रोल है वो बहुत कमजोर है, अभी तमिलनाडु में भी उसका सरकार नहीं बन पाया बीजेपी का। तो बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो साउथ पे कंट्रोल करे, इसलिए वो साउथ के लोगों को मंत्री, जैसे निर्मला सीतारमण शिक्षा बहुत समय से वित्त मंत्री हैं। फिर आप देख रहे हैं कि वहीं से सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब फिर से अब देखिए साउथ के ही जो प्रहलाद जोशी हैं उनको शिक्षा। तो इस तरह से सत्ता में सरदारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर जाति के धर्म के लोगों को सत्ता में शामिल करें, ताकि पूरे जनता पर है ना आपका नियंत्रण और कंट्रोल क्या हो ना, आप पूरे जनता को ये बताएं है ना, ये मैसेज दें कि हम आपके साथ हैं और हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। चाहिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम लोग। ये अब 2 सवाल रह गया है इसमें, ठीक है। कह रहा है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज रिलेटेड टू, तो चेक एंड बैलेंस जो प्रणाली किससे संबंधित है, तो हमको पहले बता चुके हैं है ना। ये हो जाएगा इसका सही आंसर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट करा, विच स्टेटमेंट, सॉरी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। ये देखिए ऐसा ही सवाल अब आता है, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के सवाल पूछते हैं। पावर शेयरिंग वीकेंस डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी डेमोक्रेसी को कमजोर करती है, लोकतंत्र को कमजोर करती है, तो ऐसा तो नहीं है। पावर शेयरिंग स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, सही बात है, सत्ता की साझेदारी क्या करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। पावर शेयरिंग क्रिएट्स डिक्टेटरशिप, नहीं। पावर शेयरिंग एंड्स इलेक्शन, नहीं। ये तो इलेक्शन, पावर शेयरिंग तो इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा तो इलेक्शन भी होगा। तो इस तरह से ये जो था आपका, ये इसमें 25 ही क्वेश्चन रखे थे हम, है ना, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा सेशन हो, हम एक पार्ट और इसका लेकर के आएंगे, ताकि और इस तरह से हमारा रिवीजन बाय एमसीक्यू का सेशन हम धीरे धीरे इसी तरह जितना भी चैप्टर अभी हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उन सभी का हम एमसीक्यू यहाँ करवा देंगे, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। और एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, गेन कॉन्सेप्ट और गेन रिजल्ट, हमारा बस यही उद्देश्य है, लक्ष्य है कि आप जितना बेहतर ढंग से कंसेप्ट को सीखिएगा उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। इससे हमें एक एनर्जी मिलता है और हम नए वीडियो के साथ फिर से हम नए, और इसके बाद जब एमसीक्यू सीरीज खत्म हो जाएगा, जितने भी चैप्टर हम क्लास खत्म कर चुके हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर एक एक चैप्टर को हम थ्योरी वाइज चलेंगे और उसमें भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, एमसीक्यू नए क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन वो और बेहतर ढंग से थोड़ा लेवल और बढ़ा करके उसमें देंगे, ताकि हम थ्योरी भी दे रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको समझ में भी आएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि हम और भी इस तरह के वीडियो और लाएं, तो आप जरूर इस पर ना कमेंट करें और हमको बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।